एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिवादन है। और द्वितीय सत्र में फिर से आप सभी के बीच हम जुड़े हैं और कहीं ना कहीं चित्रकूट कन्नड़ा छत्तीसगढ़ी संगमा, ये जो ऐतिहासिक आयोजन है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, कर्नाटका और हमारे भारतवर्ष के लिए हमारी जो एकता है, हमारी जो अखंडता है, और चाहे हम विविध राज्यों में रहें लेकिन हमारी जो आत्मा है वो बहुभाषीय होने के साथ ही एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। संगीत के लिए कहा जाता है संगीत दिलों को दिलों से जोड़ती है। तो मैं दूसरे सत्र की शुरुआत के पहले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए पद्मिनी ओक जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। आज का बहुत ही प्यारा सत्र जैसे हमने शुरुआत किया था। सो एवरीबडी प्लीज़ पुट से हैंड्स टुगेदर फॉर हर। और एक प्यारे से म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ दूसरे सत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं। पद्मिनी ओक जी। कन्नड़ा में बेंगलुरु के बहुत बड़े साहित्य है एच.एस. वेंकटेश मूर्ति जी, उनका मैं एक प्रस्तुति आप सबके सामने में करना चाहती हूँ। ಕನ್ನಡ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದಿ ಗಿರಿವನ ಸಂಪದ ಎರಡುವದಿ ಕನ್ನಡ
तालियां होनी चाहिए पद्मिनी ओक जी के लिए, जो न केवल एक सिंगर के रूप में, एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में और सांस्कृतिक जितने भी आयोजन होते हैं उसमें जुड़े हुए हैं, और आज उनकी ये बेहद प्यारी प्रस्तुति रही। तो फिर से मैं आरजन अमित आप सभी आगंतुकों का, हमारे पहुनाओं का, अतिथियों का बस्तर की इस पुण्य भूमि में स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जय जोहार। एक बार जय जोहार बोल के तालियां जोरदार होनी चाहिए। जय जोहार। और दोनों से निवेदन, दोनों आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर कर लें और माई दंतेश्वरी की जयघोष से हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज हैंड्स अप एंड जोरदार तालियां। माई दंतेश्वरी की, माई दंतेश्वरी की, माई दंतेश्वरी की। ये बस्तर की भूमि माई दंतेश्वरी हमारी आराध्या है और हम नमन करते हैं महाराजा जननायक रथपति और अमर शहीद प्रवीण चंद भंजदेव जी को। आज बस्तर रियासत की अगर हम बात करें, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ भारत और अन्य क्षेत्रों में भी हम अगर देखते हैं तो यहाँ की जो रियासत की जो संस्कृति है, हमारी जो मातृवंदन की जो पूजा विधान है, बस्तर दशहरा की जब बात आती है, 75 दिनों तक जो ऐतिहासिक बस्तर दशहरा चलता है, तो हर व्यक्ति के मन में वो जो आस्था है, जो भाव है, माँ दंतेश्वरी के लिए, माँ मावली के लिए और अपने जन्म स्थान के लिए एक अभिभूत अवसर होता है। इस बस्तर भूमि के हमारे महाराजा श्री कमलचंद भंजदेव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो 22nd किंग ऑफ द अस्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ बस्तर, माटी पुजारी हैं। साथ ही माई दंतेश्वरी के वंदन में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित तो किया ही है और एक पथ प्रदर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं। फाउंडर हैं प्रवीर सेना के और एक्स चेयरमैन रहे हैं छत्तीसगढ़ यूथ कमीशन का। आज श्री कमलचंद भंजदेव जी महाराजा साहब हमारे बीच कंट्रीब्यूशन ऑफ बस्तर एंड एस्टवाइल किंगडम्स इन प्रोमोटिंग कल्चर्स एंड ट्रेडिशन, इस विषय पे अपनी बात रखेंगे। कहीं ना कहीं रियासत अपनी जगह है, मगर जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो जड़ें हैं, और ख़ास तौर पे माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आप सभी के बीच जोरदार तालियों के साथ महाराजा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और तालियों की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ महाराजा कमलचंद्र भंजदेव जी सर, सादर निवेदन। साथ ही मैं उनके स्वागत अभिवादन के लिए सीमा मल्होत्रा जी, वर्मा जी और आकाश वर्मा जी, साथ ही रिग्वी को भी मैं बुलाना चाहूँगा, क्योंकि ये आयोजन निश्चित तौर पे हम देखते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी होती है, मगर एक परिवार जिसने अपनी नैतिक जिम्मेदारी, सांस्कृतिक जिम्मेदारी और भाषाओं के सम्मेलन का ये बेहद प्यारा अनूठा रूप बनाया है और जिसे हमने नाम दिया है चित्रकूट कन्नड़ा छत्तीसगढ़ी संगमा। एक बार जोरदार तालियां और महाराजा जी का हम स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। कल आपके आत्मीय स्वागत से हम सभी अभिभूत हुए हैं कर्नाटका से, और जितने भी हमारे आगंतुक आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आज उस जुड़ाव को महसूस कर पा रहे हैं। बस्तर की ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो चलिए महाराजा जी का आशीर्वचन और ये प्यारा सा मंच सर। आदरणीय हमारे साथ उपस्थित भाई कृष्णदेव राय जी, मेरी फर्स्ट मुलाकात आपसे श्री रविशंकर जी के कार्यक्रम में हुई थी। मैं उनका बस्तर में एक महाराजा होने के नाते, एक दंतेश्वरी माई का पुजारी होने के नाते, एक राजा को दूसरे राजा को सम्मान करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बस्तर पधारे पहली बार। साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे चित्रकूट कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम जो यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये अपने आप में ही बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि बस्तर एक ऐसी क्षेत्र रहा है जिसमें कि हमने हमेशा लोगों को लेकर के एक कल्चर और ट्रेडिशन जो बस्तर का रहा वो अपने आप में अद्भुत। 75 दिनों का दशहरा, हमारा गोंचा को हम भूल नहीं सकते। गोंचा को इसलिए नहीं भूल सकते, यहाँ तुपकी खेली जाती है। कहीं पूरे विश्व में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे तुपकी खेली जाती बस्तर में खेली जाती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी परंपरा है जिसमें कि 360 आरण्यक ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण और साथ साथ सभी बस्तर के लोग यहाँ उपस्थित होकर के वो कार्यक्रम आज तक चले आ रहे हैं। और ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ राजाओं का ही नहीं रहा,
पूरे बस्तर के संभाग के लोग, जिन्हें हम सदस्यता, अगर आप कहना जाए कि 1400 के आसपास अगर किसी राजा ने उस समय ये सोचा होगा कि डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, तो बस्तर के ही महाराजाओं ने ये कहा, जिसके लिए हम मुरिया दरबार के नाम से जाते हैं। सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा 75 दिनों का बस्तर दशहरा है, जिसमें कि हम एक लोहार से लेकर के एक सोनार तक, एक लकड़हारे से लेकर के एक महाराजा तक, सबकी जिम्मेदारी बटी हुई है। जैसे बताया जाता था महाराज, जब पृथ्वीराज चौहान जी हों या फिर छत्रपति महाराज शिवाजी हों, जिन्होंने जो जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी करते आ रहे। और बस्तर ही ऐसा रियासत है जो आज दिन तक जो लकड़ी बना रहे थे 1400 से, आज दिन तक उन्हीं का परिवार लकड़ी बना रहा है। ये अद्भुत है अपने आप में कि आज भी वो परंपरा बस्तर क्षेत्र में जीवित है और कोविड महामारी में भी जीवित रही और हमने रथ चलाया। यही माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद है और मावली माता का आशीर्वाद है। दुनिया थम गई थी, दुनिया रुक गई थी, मगर बस्तर दशहरा नहीं रुका, हमारा गोंचा नहीं रुका। और साथ साथ मैं आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाना चाहता हूँ बस्तर के बारे में, कि काकतीय वंशज का ये रियासत, जो कि पहले हम काकतीय थे, वारंगल में हमारी राजधानी हुआ करती थी। अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के बाद उनमें से जो छोटा भाई था वो बच के यहाँ पे आ गए थे, जिनको कहा गया कि जो माई दंतेश्वरी को साक्षात लेकर के आए थे, जो दंतेवाड़ा में विराजमान मंदिर है। उसके बाद से माटी पुजारी की ये पदवी और साथ साथ जगन्नाथ प्रभु का जो हमें आशीर्वाद मिला, जिसे कि हम रथपति के उपाधि के नाम से, जो राजा बैठते हैं उनको रथपति की उपाधि, जो माँ सुभद्रा का रथ राजा को भेंट में मिला था 1400 में। और आज दिन तक वो परंपरा वैसे ही चली आ रही कि राजा रथारूढ़ होते हैं एक रथपति के हिसाब से और पब्लिक खींचती है, उसमें सभी लोगों को ला करके समागम किया गया। हरियाली अमावस से चालू होने वाला दशहरा खत्म होता है 2 अमावस्या के बाद। तो मतलब समझे कम से कम 75 दिन, और कभी तिथि बढ़ गई तो 90 दिन, कभी और तिथि बढ़ गई तो 108 दिन, 109 दिन का भी दशहरा हमने मनाया है। ये बस्तर का अद्भुत दशहरा आज दिन तक चलते आ रही है। तो अभी हमारे पत्रकार हैं जोशी जी हमारे को बोल रहे थे कि महाराज समय कम मिला है आपको बोलने के लिए, क्योंकि बस्तर में इतनी सारी परंपराएं, चाहे हम गांव के मंडाई ले लें, माई दंतेश्वरी का फागुन मंडाई ले लें, जिसमें असंख्य देवी देवताओं एक साथ आते हैं और हम माई जी को परघाते हैं और माई जी बाहर निकलती हैं अपने छत्तर में और पूरे दंतेवाड़ा का भ्रमण करती हैं। वो भी अपने आप में कल्चर है और आज दिन तक चली आ रही ये परंपरा। और आपको अद्भुत, सबसे अद्भुत चीज़ यहाँ पे ये है कि जगदलपुर शहर 1800 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर किसी ने बनाया, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने बनाया, जिन्हें चौराहों का शहर कहा गया, और आज के दिन सबसे अच्छा मॉडर्न सिटी किसी ने 1800 में बना दिया, वो महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, जिन्होंने महारानी अस्पताल बनाया, पुराना पुलिया बनाया। आप जहाँ चित्रकूट में रुके थे, जहाँ PWD का गेस्ट हाउस, वहाँ गेस्ट हाउस हुआ करता था, महारानी साहब ने बनाया था। वैसे ही तीरथगढ़ में गेस्ट हाउस है, वैसे ही मारसूर में, बाडूम में, हमारा आवापल्ली में, गदमद्देड़ में, गंगलूर में जितनी चीज़ें बनाई, महारानी साहब इतने बड़ी विजनरी थे। और ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो लोगों को नहीं पता, कि बस्तर ही ऐसी रियासत है जिसमें ब्रिटिश समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया जाता था। अगर रियासत कालीन में कोई बेटा ना हो तो अंग्रेज उस सिंहासन को खींच लेते, जैसे कि इंदौर में हुआ, होलकर्स का ले लिया गया, होलकर की समुदाय ले लिया गया। मगर बस्तर में उसमें भूमकाल आंदोलन निकला 1910, जिसे हम आज भी भूमकाल दिवस के रूप में 10 फरवरी को मनाते आ रहे हैं। वो प्रारंभ कहीं हुआ था तो बस्तर से चालू हुआ, जिसमें कि एक लड़की को सिंहासन हुई और पहली रानी जिनको महारानी की गद्दी मिली वो बस्तर रियासत है, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बस्तर को दिया गया। हम कल्चर की बात करें, हमारे कल्चर इतनी विविधताओं में है, हमारे इतने सारे लोग हैं। हमारे यहाँ धुरवा समुदाय है, माड़िया समुदाय है, धुरवा है, दोरला है, बेतला है, हलवा है, इतनी सारी समुदाय हैं, उनके अपने अपने कल्चर है, अपने अपने ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ बोली बहुत अलग अलग है, हमारे यहाँ वेशभूषाएँ बहुत अलग अलग है, मगर सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हम एकत्रित हो करके, हमारे बस्तर दशहरा हो या बस्तर का कोई भी कार्यक्रम, हम सब मिल करके काम करते हैं। और एक और कहावत कही गई महाराज साहब की किताबों में, जो प्रवीर महाराज के बाद मुझे मिली, कि बस्तर वॉज ऑलवेज नोन, जगदलपुर को ज़्यादातर माना गया था कि इमिग्रेंट सिटी माना गया, जिसमें सभी लोग यहाँ पे उपस्थित, आपको सब समाज के लोग यहाँ मिलेंगे, क्योंकि महाराज ने हमेशा सोचा कि सबके साथ सबका विकास, और सबके साथ अगर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं देश का भी विकास होगा, क्षेत्र का भी विकास होगा और लोगों का भी विकास होगा। ये बहुत बड़ी समागम जो किया गया, ये ऐसी सोच
महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव की रही, हमारे पिताजी की रही, और मेरी सोच हमेशा ये रही है कि हम बस्तर को किस तरीके से आज के बदलती परिस्थितियों में, एक बहुत बड़ा संघर्ष है कि कल्चर बचाना, ट्रेडिशन बताना, क्योंकि हम मॉडर्न और वेस्टर्न में ही कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं, वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। मगर आज भी आदिवासी समुदाय अपने समाज को लेकर के चल रहा है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जगदलपुर राजमहल में दशहरा की बैठक चल रही है, मगर आज भी लोग यहाँ आते हैं और अपनी परंपरा निभाते हैं और बिना पैसे मांगे जाते हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। यही माई जी का आशीर्वाद रहा है बस्तर के साथ, तो आज दिन तक चले आ रही है। साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बस्तर स्टेट में जो होता आ रहा है वो है हमारे यहाँ की होली की परंपरा। माई जी का होली का दहन पहले होता है, फिर माड़पाल में होता है जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर है, फिर उसके बाद जगदलपुर राजमहल के सामने होता है, फिर पूरे वार्डों में होता है। आज तक ये परंपरा कहीं और नहीं देखी गई जहाँ पे आग इतनी जगह फिर फिर के वापस आती है। ये भी कल्चर एंड ट्रेडिशन का इम्पैक्ट है कि बस्तर में आज दिन तक ये यथावत चली आ रही परंपरा जो कि 700 सालों से। अभी कुछ हिस्टोरियंस आए थे मेरे पास, बहुत सारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सब मिलने के लिए। उन्होंने बोला आपका एक ऐसा रियासत है जो आज दिन तक पराजित नहीं हुआ। तो मेरा उत्तर यही था कि माई दंतेश्वरी जिसके साथ है वो पराजित कैसे हो सकता है, कि माँ स्वयं यहाँ पे थी और माँ का यही वरदान है जो कि शिलालेखों में, एंशिएंट तेलुगु में लिखा हुआ है कि मैं तेरे साथ रहूँगी, जब भी तू मुझे बुलाएगा मैं तेरे साथ रहूँगी। और आज भी वो आशीर्वाद इस परिवार के साथ हमेशा बना रहा। हमारे और बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि हमें एक और चीज़ के विषय के ऊपर हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया कि आज बस्तर संभाग में जो सबसे बड़ी कठिनाई है, जो मुझे लगता है मुझे लानी चाहिए, हमारे यहाँ पे धर्मांतरण एक बहुत बड़ा विषय है जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसके लिए भी हमने धर्म के लिए, और हमारे सब जितने पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं कि मैं देवगुड़ी वंदन यात्रा किया था, गांव-गांव गया था, 2000 गांव की मेरी पद यात्रा। उसमें हमने सिर्फ देवगुड़ियों को चिन्हांकित करके किया कि अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बचाना, अपनी संस्कृति को बचाना ही सबसे ज़्यादा सनातन धर्म की सेवा करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और हम लोग सब लगे हुए हैं, गांव-गांव में लगे हुए हैं, देश देश में हर जगह पे लगे हुए हैं। और इसलिए कोशिश यही है कि हम बस्तर की जो सनातन धर्म है उसको हम किस तरीके से और अच्छा रख सकें और युवाओं को किस तरीके से प्रेरित कर सकें। बस्तर रियासत का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1438 में, 1468 में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद माई दंतेश्वरी यहाँ आने के बाद हम लोग को जो वस्त्र मिला उससे वस्त्र हुआ। जैसा मैंने आपको कल बताया था साथ जब सब आए थे, तो वस्त्र लेके जहाँ जहाँ गए, क्योंकि हम साउथ से थे तो वह नहीं बोल पाते थे, तो उससे वस्त्र से बस्तर रियासत का नाम पड़ गया। और यही माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद है कि आज दिन तक ये रियासत में हम लोग उनकी ही सेवा करते करते आज दिन तक यहाँ पे रह रहे हैं। एक और विषय जो मैं आपके साथ अंतिम विषय रखना चाह रहा था, समय कम है मेरे पास, बात करने के लिए बहुत है बस्तर के लिए, मगर जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके बीच में ये रखना चाह रहा था कि आपने जो प्रयास किया हुआ है यहाँ के लिए, ज़्यादातर जो हमारे चित्रकूट कन्नड़ा संगम ने जो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है, हमें इसे और ऊंचाइयों पे लेकर के जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको बुला करके हमें इस चीज़ के बारे में एक दूसरे के बीच में डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि हमारी आर्ट है, संस्कृति है, हमारे कल्चर है, हमारे ट्रेडिशनल डांसेस हैं, हम सब मिल करके उसको बहुत बड़ा समागम बनाए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी की पूरी टीम को, और साथ साथ माई दंतेश्वरी के जो आशीर्वाद से हम बस्तर रियासत को आज दिन तक चलाते आए, इसी तरीके से हम बस्तर की रक्षा करना, साथ साथ सनातन धर्म की रक्षा करना, जिसके दम पे पूरा का पूरा दुनिया देखते आ रही है। आज हमारे दुनिया को किस तरीके से आगे बढ़ाना, इसको भी संकल्प लेकर के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूट्स जो हैं हम भूलते जा रहे हैं। हम सनातन धर्म के सबसे छोटे मूल को भूलने जा रहे हैं, वो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है। जिस दिन हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन को भूलते जाएंगे, धीरे 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 करके हम वेस्टर्न से मॉडर्न होंगे, मॉडर्न से पता नहीं कौन से युग में जाएंगे। अब तो एआई आ गया है, आगे पता नहीं और कौन सा आई आएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ये है कि हमें अपनी कल्चर को बचा के रखना, क्योंकि मैं रथ को भी बना सकता हूँ, लकड़ी का नहीं, प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है, मगर हम वही परंपरा निभाते आ रहे हैं, क्योंकि वही सनातन धर्म की पहचान है और वही हमारी पहचान है। हमारा मूल पहचान उसी से ही होती है कि हमारे बस्तर की पहचान बस्तर दशहरा से होती है। इस विश्व का सबसे बड़ा दशहरा, मैसूर से ज़्यादा पुराना दशहरा, कुल्लू से ज़्यादा बड़ा पुराना दशहरा। लोगों ने यहाँ क्यों नहीं आए? नक्सलाइट के विषय के प्रॉब्लम से नहीं आए, मगर आज खुल चुका है, हम हवाई यात्राओं से जुड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो आपका जो प्रयास रहा है कन्नड़ा संगम का, उन्होंने जो प्रयास किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
हमारे परिवार के तरफ से, साथ साथ बस्तर रियासत के तरफ से और साथ साथ हमारे जितने लोग हैं उनके तरफ से। और पुनः आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर देश को बढ़ाना है तो हम सबको एकत्रित होकर के रहना पड़ेगा, एक लक्ष्य में रहना पड़ेगा कि देश की सेवा ही हमारी सेवा है। चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे हम पत्रकार हो, चाहे हम भले ट्रक के ड्राइवर ही क्यों ना हो, किसी भी देश में देश सबसे पहले आना चाहिए, ये संकल्प लेकर के। और हम सब एक हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ के लोग हों, कर्नाटका के लोग हों या कहीं के भी लोग हों, हम सब एक हैं। और भारत देश और मातृभूमि के प्रति हमारी श्रद्धा हमारे जीवन से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ये संकल्प लेकर के हमें जीना चाहिए। और अखंड भारत का जो सपना हमने नहीं सोचा, हमारे पूर्वजों ने साइन किया है। महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव गजट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आई विल मर्ज इनटू इंडिया टू फॉर्म एन हिंदू कंट्री। भारत देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं अपना जल जंगल जमीन भारत देश के जो आए हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मैं सुप्रीत करता हूं, ताकि आने वाले समय, उसमें मेनन जी का साइन है कि आज से भारत बस्तर को हम भारत देश का विलीनीकरण करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना और सभी समाजों का सम्मान करना, ये राजाओं का हमेशा कर्तव्य रहा है। और पुनः एक ही रिवाज है कि हम अखंड भारत का जो सपना है उसको पूर्ण करने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी भी चली जाएगी तो भी हम देख नहीं पाएंगे, मगर प्रयास जरूरी है, संकल्प जरूरी है, रिजल्ट की ज़रूरत हमें नहीं है। संकल्प करें, प्रयास करें, रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दें, माई दंतेश्वरी संभाल लेंगी। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देते हुए आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा जो मेरे प्रवीर महाराज के लिए हमेशा कहता रहा हूँ, सूरज हूँ ज़िंदगी का चमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ ज़िंदगी का चमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो अपनी चमक छोड़ जाऊँगा। इतना ही कहते हुए अपने माई दंतेश्वरी को नमन करते हुए, मावली माता को नमन करते हुए, सभी बस्तर देवी देवता, अखंड देवी देवताओं को सम्मान करते हुए, हमारे बीच में आए सभी हमारे समाज के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, चित्रकूट कन्नड़ा संगम के जितने लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे पत्रकार बंधु हमारे साथ उपस्थित हैं, रायपुर से आए हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमें नज़र आ रहे हैं, चैनल वीडियो मीडिया, चैनल मीडिया में सभी हमारे पत्रकारों को धन्यवाद देते हुए, हमारे स्वयंसेवक भी जी आए हुए थे, मैं देख नहीं पाया उनको, शायद कहीं गए होंगे वो, और साथ साथ सभी टीम को धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। बोली माई दंतेश्वरी की, भारत माता की। धन्यवाद। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम श्री कमलचंद भंजदेव जी को आज हमारे बीच आपका आतिथ्य हमें मिल पाया। और निश्चित तौर पे बस्तर की जो ऐतिहासिक परंपरा, यहाँ की जो संस्कृति और जो सांस्कृतिक पुल है, आज ये आयोजन कहीं ना कहीं आपके आतिथ्य से और हमारे सभी आगंतुकों के आने से भली भांति एक सांस्कृतिक पुल के रूप में, एक माध्यम के रूप में बन रहा है। एक बार फिर से मैं आरजे नमित आप सभी आगंतुकों का, हमारे अतिथियों का स्वागत अभिवादन करता हूं। और सुबह से जो सत्र चल रहा है, निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं काशी तमिल संगम जैसे हुआ था प्रथम, ये हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है। तो इस आयोजन की सफलता के लिए ज़ोरदार तालियां फिर से हम आप सभी से चाहेंगे। और कहीं ना कहीं जैसे कि महाराजा जी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारी जो एकता है, हमारी जो यूनिटी है, हमारे छत्तीसगढ़ में कहे जाते हैं सुघर, सुघर मतलब अच्छा। तो ये जो सुविचार है, ये जो भावना है, आप सब जो जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इस आयोजन को, इस सार्थकता को सफल बना रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि महाराजा जी ने अपनी बात, अपनी सांस्कृतिक जो विरासत की बात कही, बस्तर की जो बात कही, हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें हम आमंत्रित करना चाहेंगे। आकाश जी से मैं निवेदन करूंगा, बस स्वागत के लिए आप बने रहें। श्री कृष्णदेव राय जी हमारे बीच हैं और विजयनगर राजघराने के संरक्षक के तौर पे, और निश्चित तौर पे आपकी उपस्थिति, दो महाराजाओं को एक साथ देखना, एक परिवार के बीच एक जुड़ाव का अवसर हमारे बीच है। हम पूरे सम्मान के साथ, जोरदार तालियों के साथ श्री कृष्णदेव राय जी को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए आकाश जी, सीमा जी और राघवी, तालियां जोरदार होनी चाहिए। ये आतिथ्य का सुनहरा पल है जब कहीं ना कहीं हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो जुड़ाव हो रहा है, मिलाप हो रहा है कन्नड़ा छत्तीसगढ़ी संगमा के रूप में। और श्री कृष्णदेव राय जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ विजयनगर एम्पायर इन इंडियाज कल्चर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, इस विषय पे अपनी बात रखेंगे। कहीं ना कहीं चलिए जुड़ते हैं, बढ़ते हैं और हमारी भारत की जो अमूल्य धरोहर है, हमारी संस्कृति है, आगे बढ़ाते हैं। प्लीज जोरदार तालियों के साथ श्री कृष्णदेव राय जी।
श्री श्री विद्यारण्य पीठ स्वामी जी के आशीर्वाद और मेरे गुरु जी श्री सद्गुरु कंदकूरी शिवानंद मूर्ति के आशीर्वाद से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में बस्तर महाराज को इधर उपस्थित देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वे मेरे अच्छे मित्र हैं। आज यहाँ उपस्थित होने मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी के सामने अपने पूर्वज द्वारा 500 वर्ष से भी पहले किए गए कार्य के लिए खड़ा हूँ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भारत के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। इसने दक्षिण भारत के तट से तट तक वर्तमान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, केरल और उड़ीसा तक एक बड़े भूगोल पर शासन किया। इसकी स्थापना ऐसे समय में हुई जब हिंदुओं के लिए प्रिय और पूजनीय हर चीज पूर्ण विनाश की कगार पर थी। इसने हिंदू हित का प्रतिनिधित्व किया और उसके लिए संघर्ष किया और एक समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत में योगदान दिया। मैं विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्कदेवराय ने 1336 में श्री विद्यारण्य के आशीर्वाद से हुई थी। एक ध्यान रखना है कि जो भी राजा हुए हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, उनके पीछे उनके गुरु हमेशा रहते थे। तो विजयनगर की स्थापना भी विद्यारण्य ने ही की थी सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और विजयनगर का जो एम्बलम है उसका सिंबल है सूरज, चांद, वराह और एक डैगर यानी क्या, कटार, खंजर। तो इसका मतलब जब तक सूरज और चांद रहेगा हम लोग सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। और विजयनगर में 4 डायनेस्टीज थी, संगमा, साड़ुवा, तुड़ुवा और अरविडू। मैं लास्ट अरविडू जो डायनेस्टी है उस वंश का हूँ मैं। और विजयनगर के बारे में हम दक्षिण भारत में ही वहीं पे हमने पढ़ाई की है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग मुग़ल के बारे में ज़्यादा जानते हैं, ताकि हमारे कर्नाटक या दक्षिण भारत के राजा महाराजाओं के बारे में बहुत कम सीखा है हमने। और काफ़ी लोगों का मानना है कि 1565 में तालीकोट की जब युद्ध हुई उसके बाद विजयनगर ख़त्म हो गया। ये सही नहीं है, क्योंकि 1565 में हम्पी, मतलब तालीकोट के युद्ध के बाद में द डेक्कन सुल्तनेट्स, उन्होंने हम्पी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया ताकि फिर से वो वहाँ पे राजधानी न बसे। उसके बाद क्या होता है, वैसे जब विजयनगर की स्थापना हुई 1336 में, द फर्स्ट कैपिटल वाज आनेगुंदी, जहाँ पे मैं अब रहता हूँ। आनेगुंदी में रह के हक्का और बुक्का ने हम्पी में विजयनगर की स्थापना करते हैं। और उन्होंने गांव के बीच में हजाराराम का एक मंदिर है, मतलब वो मंदिर ठीक गांव के बीच में स्थापना की, क्योंकि उनका मानना था कि राम राज्य बने यहाँ पे। और पहले आनागुंदी, उसके बाद हम्पी। जब हम्पी 1565 में जब डिस्ट्रॉय हुआ तो कैपिटल पेनुगुंडा में शिफ्ट होता है, अनंतपुर के पास में है, आंध्रा में। तो वहाँ पे हम जाते हैं, पेनुगुंडा में कुछ साल वहाँ से रूल करके फिर चंद्रगिरी तिरुपति के पास में, फिर वेल्लोर में कुछ साल, फिर अंत में वापस हम आनागुंदी में आके बस जाते हैं। तो 1565 के बाद में कृष्णदेवराय के ग्रैंडसन वेंकटपति राया बोल के होते हैं, वो जो भी मतलब लैंड हमने
तालिकोट के युद्ध में हमने खोया था, वो सब वी रीगेन बैक दैट लैंड। सो उनके भी गुरु थे ताताचार्य बोल के, सो उनकी आशीर्वाद से पूरा जो भी हमने खोया था वो सब वापस हमने कैप्चर किया। लेकिन वेंकटपति राय के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इवन कर्नाटक में भी काफ़ी लोगों को उनके बारे में नहीं पता है। साम्राज्य की स्थापना हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। रक्षा का मूल्य सिद्धांत केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सभी संप्रदाय और धर्म की रक्षा और धार्मिक पूजा अर्चना की स्वतंत्रता प्रदान करना था, जो हिंदू धर्म का सार है। विजयनगर के राजाओं ने साम्राज्य की स्थापना से ही इस महान नीति का पालन किया, जिसकी वजह से सभी संप्रदाय और धर्म फूले फले। विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों का पुनर्निर्माण किया और हिंदू समुदाय को पुनर्जीवित किया, और यही कारण है कि दक्षिण भारत में मंदिर और परंपराएं आज भी जीवित हैं। और मूलतः यह साम्राज्य दक्षिण भारत में सनातन धर्म का रक्षक रहा है। दुर्भाग्य से इसी राजधानी हम्पी के अधिकांश मंदिर को 1565 में तालिकोट के युद्ध के बाद दक्खनी सुल्तनत के इस्लामी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया है। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, विजयनगर की स्थापना के पहले ही मदुरई सल्तनट्स वगैरह ने मदुरई का मीनाक्षी मंदिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, श्रीरंगम का मंदिर भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो विजयनगर की स्थापना के बाद सबसे पहले श्रीरंगम का मंदिर को फिर से पुनर्जीवित किया, और कुमार कंपन्ना जो बुक्कराया के बेटे थे उन्होंने मदुरई मीनाक्षी का मंदिर को फिर से पुनर्जीवित किया। तो इसके बारे में कुमार कंपन्ना की धर्मपत्नी गंगा देवी, उन्होंने एक मधुर विजयम बोल के एक बहुत अच्छा पोएम लिखा है, उसमें इसका सारा वर्णन है। मैं जब तमिलनाडु गया था तो वहाँ पे एक ऑफिसर ने मुझे कहा था कि तमिलनाडु में आप देखिए इतने सारे मंदिर हैं, करीब 30,000 से ज़्यादा मंदिर तमिलनाडु में हैं, और अभी भी ये इतने अच्छे स्थिति में इसीलिए हैं क्योंकि वो ज़माने में राजाओं ने काफ़ी लाखों एकड़ ज़मीनें सारे मंदिरों को दान दिया था। सो जो भी उत्पाद इस ज़मीन से होती थी वो मंदिर के द्वारा फिर जनहित में उसका इस्तेमाल किया जाता था। तुलुव वंश के श्री कृष्णदेवराय साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। उनके शासन में विजयनगर अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। श्री कृष्णदेवराय को अशोक, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन के साथ एक शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। विजयनगर के मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से भी विशेष है क्योंकि यह किष्किंधा की भूमि है और दक्षिण भारत का एकमात्र स्थान है जहां पंच सरोवर में से एक पंपा सरोवर इस स्थान पे है। यंत्रोद्धार हनुमान मंदिर का वह स्थान है। ये माना जाता है कि रामायण काल में श्री राम और हनुमान पहली बार यहीं उनकी भेंट हुई थी। यह श्री व्यासराय जो कृष्णदेवराय के गुरु थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने 732 और हनुमान की मंदिरों की स्थापना की है। श्री राम युगों युगों से इस राष्ट्र की सनातन धर्म सभ्यता की आत्मा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, आदर्श राज्य हमेशा राम राज्य रहा है और राम ही आदर्श शासक रहे हैं। सो विजयनगर के राजा यही राम राज्य स्थापित करने
करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शहर के मध्य में हजाराराम मंदिर का निर्माण किया। मंदिर देवताओं के निवास स्थान होते हैं, जहाँ देवताओं को अपने भक्तों से पूजा प्राप्त करने और निवास रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक बार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वे हमेशा के लिए वहीं रहते हैं। मूर्ति या पूरा मंदिर के विनाश से भी पूजा स्थल से चैतन्य नष्ट नहीं होती है। अगर आगम कहते हैं, अपने आगम शास्त्र वगैरह कहते हैं कि यदि सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी चैतन्य उस स्थान की वायु में विराजमान रहते हैं। देवता वहाँ सदैव निवास करते हैं अपने भक्त की प्रतीक्षा में। मैंने हम्पी के सभी मंदिरों में पूजा पुनः आरंभ करने का संकल्प लिया है। एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में देवस्थानों के पुनः देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम्पी के मंदिरों में जीर्णोद्धार और पुनः प्रतिष्ठान के हमारे प्रयास के लिए उसके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमने पिछले 3 वर्ष से हम्पी के आसपास के सभी देवताओं के लिए पद्मदल पूजा शुरू की है। अब हमारा उद्देश्य हजाराराम से शुरू करके हम्पी के मंदिरों में पूजा को पुनर्जीवित करना है। हमें पुनः प्राण प्रतिष्ठा और पूजा आरंभ करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम किसी विदेश शासन के अधीन नहीं हैं। मंदिरों को अभी इसी रूप में रहने देना धार्मिक नहीं है। आज दुनिया भर में हम 1 अरब से ज़्यादा हिंदू हैं। हम मरे नहीं हैं। हमारे देवता हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई कारण नहीं कि हमारी मंदिर मृत ही रहे। ये संग्रहालय नहीं हैं। हमारे देवता केवल जिज्ञासु की वस्तु नहीं हैं। भक्त होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी पूजा करें। किसी राष्ट्र की महानता केवल उसकी संपत्ति और सेना शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी चरित्र से मापी जाती है। एक प्राचीन संस्कृति जो आज भी जीवित है, भारत की विशेषता है। भारत तभी जीवित है जब उसकी संस्कृति जीवित है। पारिवारिक व्यवस्था उस संस्कृति का धरोहर है। इसलिए यदि घर में माता पिता मूल्यों का पालन नहीं करते तो हम अपने बच्चों को उन मूल्यों का आत्मसात करने की अपेक्षा नहीं कर सकते और हम अपने देश के सशक्त और प्रगतिशील होने का आशा भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपने विरासत पर गर्व होना चाहिए। हम भारत माता की संतान होने का सौभाग्य महसूस करना चाहिए। यह गर्व हमारी संस्कृति और विरासत की स्पष्ट समझ से उपजना चाहिए। हिमालय की बर्फीली पहाड़ों से लेकर कन्याकुमारी तक, आदिवासियों के जंगलों से लेकर बड़े शहरों तक, हवेलियों से लेकर साधारण बस्तियों तक, यह एक संस्कृति है, एक परिवार है जो अनेक रूप में खुद को अभिव्यक्त कर रहा है। ये अंतर्निहित एकता जो सतही विविधता को बनाए रखती है, भारत की सुंदरता है। जिस प्रकार
उन दिनों विजयनगर साम्राज्य ने हमारी सनातन धर्म की रक्षा की थी, उसी प्रकार अब हम सामूहिक रूप से कार्य करना होगा, ताकि अगली पीढ़ी को इसे आगे बढ़ाने तथा उन गौरवशाली दिनों को वापस लाने के लिए प्रेरित किया जा सके। आइए हम सब संकल्प लें कि हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे और अपने महान भारत के पुनरुत्थान में अपना सहयोग देंगे। मैं आकाश और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आप सभी से मिलने का मुझे एक सौभाग्य मिला है। सर्वे सुजन सुखिनो भवन्तु, सर्वे जन सुजन भवन्तु। जो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं वो सब सुख शांति से खुश रहें और अपन सब धर्म के मार्ग पे चले। जय विरूपाक्ष। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे माननीय श्री कृष्णदेव राय जी के लिए। और निश्चित तौर पे विजयनगरम और हमारी सांस्कृतिक जुड़ाव की जब बात आ रही है, ये आयोजन ऐसे संस्कारों को जोड़ रहा है जहाँ पे हम विविध भाषा शैली, रहन सहन, सांस्कृतिक मूल्यों को समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बीच श्री सुमित अवस्थी जी का हम बहुत बहुत वेलकम करें, स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। तालियां होनी चाहिए। श्री जयदीप कार्निक जी का हम स्वागत अभिवादन कर रहे हैं। तो चलिए, ये सत्र बहुत ही शानदार रहा है और अभी भी जो ये आगे हम जो बढ़ रहे हैं जिस गति से, आज सांध्यकालीन सभा में मनोरंजक कार्यक्रम, मनोरंजक इसलिए क्योंकि कर्नाटका और छत्तीसगढ़ की जब बात आती है तो यक्षगणा और पंडवानी हमने समायोजन किया है, उसकी भी प्रस्तुति होगी। उससे पहले क्योंकि बात सांस्कृतिक मूल्यों की हो रही है, भाषा की हो रही है, जीवन शैली की हो रही है और ऐतिहासिक धरोहर की हो रही है, मैं मंच पर बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा रवि बेडेकर जी को, जो कि नासिक से हमारे बीच पधारे हैं, संस्कार भारती से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पे एक सांस्कृतिक प्रणेता के रूप में हमारे बीच हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। और आकाश जी, सीमा जी को मैं निवेदन करूंगा पुष्पगुच्छ के साथ हम रवि बेडेकर जी का अभिवादन करें, स्वागत करें। छत्तीसगढ़ के भूइयाँ में रवि जी के हम अभिवादन करथन, पाँव परथन, अभिवादन करथन। छत्तीसगढ़ में हमन बोलथन पाँव परथन पाँव लागथन। तो एक बार जोरदार ताली के संग रवि बेडेकर जी, बने ताली बजाओ भाई। बहुत बहुत सुघर ये बेरा है, अब बड़ निक लागत है आप मन की उपस्थिति। निक लागत है मतलब अच्छा लागत है। छत्तीसगढ़ी में कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हैं, दिल से दिल को जोड़ते हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच मंच पर श्री रवि बेडेकर जी, स्वागत। नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ का भी नहीं हूँ, न मैं कर्नाटक का हूँ। मैं मुझे बोलने दो आगे। मैं सारे भारतवर्ष का हूँ। सारे भारतवर्ष में कला के माध्यम से एक एक हीरे को चुन चुन कर सही जगह बिठाना, यही हमारा काम है। आज सुबह से पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आकाश जी, सीमा जी और बच्ची, नाम भूल गया मैं उसका। हाँ जी, मैं एक ही व्यक्ति ऐसा होगा कि आकाश जी को बहुत तकलीफ दिया। बार बार मैं मना करते रहा कि मैं क्यों हूँ, मेरा क्या काम है वहाँ पे। मैंने एक ही हीरा आपको जोड़ के दिया है जिसका नाम है पद्मिनी ओक। तो एक ही हीरा काफ़ी है, मैं आके क्या करूँ। और आपको सुनकर आनंद होगा कि आकाश जी ने आखिर तक मुझे छोड़ा नहीं और बताया कि नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा। आखिर में उन्होंने इतना कहा कि आप संस्कार भारती ने हमारे परिवार के सदस्य करके आ जाइए। और मुझे आज बहुत आनंद हो रहा है। मैं कुछ देने के बदले मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा। जैसे कि सुबह तो रवि कुमार जी और आप, मेरा नाता और एक बहुत बढ़िया है। 1976 में हम दोनों लार्सन एंड टूब्रो में थे और रवि जी बहुत ही IITN थे, बहुत उनकी एक गरिमा थी।
और मेरे सामने 1975 के आखिर में वो संघ के प्रचारक निकले और आज तक जीवन भर वो प्रचारक करके रहे। ऐसा एक हमारा अनूठा नाता है। जब उन्होंने कहा कि आपको एक आकाश वर्मा करके कतार से फ़ोन आएगा, उनकी सहायता करना, तो उनके शब्द यानी आशीर्वाद रहते हैं और उस तरीके से मैंने आगे चलने की निश्चिति की। तो सुबह रवि कुमार जी का ज्ञान और उनकी जो सारी इन्फॉर्मेशंस है वो आप देखकर अजूबा हुआ होगा कि एक व्यक्ति को कितना ज्ञान हो सकता है। अपने आप में वो, मुझे लगता है कि वो की नोट था अपने लिए, ठीक है ना। बाद में बिरजे साहब को तो मैं मिलके इतना मुझे आनंद हुआ है, कहाँ गए वो, शायद गए होगे बाहर। उनको तो मैंने बताया कि अभी आपको नासिक में हम जरूर बुलाएंगे। विंग कमांडर सुदर्शन जी बहुत ही ऑपरेशन सिंदूर 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 हम बोलते रहते हैं, मगर क्या एग्जैक्टली हुआ, जो गलत नैरेटिव है ना वो जल्दी फैल जाता है, ठीक है ना। पिछली बार ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी हुई किताब कोई बदली करने के, सारे किताब दिखा दिखा के सत्यानाश हुआ, ठीक है ना। तो वो नैरेटिव निगेटिव रखने में बहुत आसान रहता है, मगर यहाँ आने के बाद एक अच्छा महसूस हुआ कि हम सारे भारत माँ के संतान हैं। अनेकता में एकता है, यही तो हिंदू की विशेषता है। जब हम हिंदू कहते हैं तो सार्वभौमिक हिंदू है। इस देश में रहने वाला हर कोई जाति पंथ भेद से ऊपर उठकर हिंदू जिसको कहा जाएगा वह अपने आप में सात्विक ही रहेगा। कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं है। वो गलती से या पर्पसली किसी ने नैरेटिव स्थापित किया था। मोहम्मद फैज़ खान को तो सुनकर कौन कहेगा, एक गौ माता के प्रति इतना उनका आदर और इतना ज्ञान सुनकर मैं हैरान हो गया। बीच में लंच समय उनको मैं देखने के लिए गया तो तब तक वो निकल चुके थे, मगर उनको ज़रूर हम महाराष्ट्र में बुलाएंगे। ऐसे एक व्यक्तिमत्व हमें मिला। महाराजा जी को प्रणाम। अभी मेरी आयु सिर्फ 70 है, वैसे तो मैं उत्साह में 45 हूँ। तो मेरे 70 साल में मैंने पहला एक महाराजा को ही देखा कि इतना ज्ञानी है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों का नाम लेकर सुविधा हासिल करने में जुटा हुआ नहीं है। जो महाराजा इस धरती का, इस बस्तर का अच्छा चाहता है और कुछ न कुछ क्रिएटिव करना चाहता है। मुझे लगता है कि सभी ने तालियों से इनकी एक जय जयकार करने की आवश्यकता है। बस्तर ये और एक बड़ा नैरेटिव महाराष्ट्र के मन में है। मैं यहाँ आने के लिए निकला तो कम से कम 4 लोगों का फ़ोन आया, ज़रा संभाल के, इधर उधर देखना नहीं, कोई भी धड़ाक करके गोली मार सकता है, क्या क्या पता है। यानी मुझे एकदम याद आ गई कि मैं 75 में जब इराक में गया, फर्स्ट टाइम इराक में, तो इराक में पानी मिलता नहीं है, वहाँ कुछ भी खाने के लिए मिलता नहीं। यहाँ से जब नैरेटिव उस समय दिमाग में थे, वैसे ही बस्तर बोलने के बाद एकदम, यानी छत्तीसगढ़ बोलते तो अच्छा लगता था, मगर उसमें बस्तर बोलने के बाद सबकी हवा टाइट, ऐसे हम कह सकते हैं। मगर आज यहाँ आने के बाद या कल जैसे ही नगरी में एंटर किया और महाराज जी से कल शाम को जो बातें और सारा वातावरण देखने के बाद इतना अच्छा लगा कि आंखों देखा हाल सबने सही समझना चाहिए, कानों पे ज़्यादा भरोसा रखना नहीं चाहिए। अभी आंखों देखा, ये आए के ज़माने में आंखों देखा भी अभी गलत होने लगा है, बराबर ना, क्योंकि जो देख रहा है वो भी सही नहीं है। तो ऐसे में आत्म मिलन, यानी जब तक हम मिलन नहीं करते हैं, जब तक हम प्यार से मिलते नहीं है, तब भरोसा नहीं रखना। ऐसा एक गलत ज़माने में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। कन्नड़ा छत्तीसगढ़ मिलन ये अपने आप में बहुत ही छोटी क्यों न हो, बहुत बड़ी शुरुआत है। मुझे याद है मैं उस समय चेन्नई में था, मेरे पास पूरे देश का मंत्री करके दायित्व है। मैंने आकाश जी को बताया था, जो कि आज उन्होंने यहाँ संस्कार भारती का उल्लेख किया। आकाश जी को बताया मैंने
कि मेरे पीछे का संस्कार भारती निकाला तो मैं जीरो हूँ, मैं कोई राज्य का राजा नहीं हूँ, न कोई ज्ञानी नहीं हूँ, न कोई मैं फेमस आमदार हूँ, न कोई खासदार हूँ। तो बोले नहीं नहीं चिंता नहीं करना, आपके पीछे का संस्कार भारती हम बरकरार रखेंगे। तो संस्कार भारती के मेरा जुड़ाव लगभग 25-30 साल से है। कला के माध्यम से, जैसे अभी सभी ने एक ही स्वर में कहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, नेशन फर्स्ट। आप कुछ भी कार्यक्रम करेंगे चलेगा। अभी तो संस्कार भारती ने अपना दायरा इतना एक्सटेंड किया हुआ है कि नगरी के या उस जिला के कोई भी संस्था अच्छा काम करता होगा तो उनके साथ अपना टाइप करो और काम आगे बढ़ाओ। एक सुंदर वाक्य मैं आपको बताने के बाद ध्यान में आएगा कि संस्कार भारती का अगला कदम कैसे होगा। जिले में अगर अच्छी संस्था होगी तो उनको हम बताएंगे। इफ़ यू गॉट द टीम, ध्यान से सुनिए, इफ़ यू गॉट द टीम वी गॉट द थीम, इफ़ यू गॉट द थीम वी गॉट द थीम। इतने आपसी मेलजोल के साथ अभी संस्कार भारती यानी कला क्षेत्र का काम हमें करना है, जो संघ से ही हमने सीखा है। पंच परिवर्तन ऐसे एक संघ ने एक अचानक पिछले 6 महीने से एक विषय निकाला हुआ है। जैसे संघ ने अपनी हाफ पैंट छोड़कर फुल पैंट बना दी क्यों, तो समाज में जाने के लिए, वैसे अभी पंच परिवर्तन कर का विषय आया हुआ है जो इतना ही आसान है, जो सालों साल लोग कह रहे और कर रहे। और उसमें और एक बड़ी सीख संघ के स्वयंसेवकों के लिए भी है। आत्म गौरव भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है आदमी का। 100 साल होने के बाद ऐसे लगता है कि सारे दुनिया में कोई भी संस्था नहीं है, जो हकीकत है। सारे दुनिया में सबको लेकर चलने वाली कोई भी कला की संस्था नहीं है, ये भी हकीकत है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो संघ का नहीं है, जो संस्कार भारती का नहीं है, वो भी हो सकता है अपने से ज़्यादा मात्रा में काम करने वाला है। वो अकेला है या एक ही संस्था में काम करता है, इसके लिए उसके साथ एफिलिएशन होने की ज़रूरत है। जब इकट्ठा सब लोग आएंगे तो ही वो ताकत बढ़ती है। मैं वो वाक्य जरूर दोहराना चाहता हूँ, जिसका अर्थ गलत आप मत निकालिए, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये अलग अर्थ में लेना है कि हम सभी जाति पंथ धर्म इकट्ठा रहेंगे तो ही भारत की अखंडता निर्मित होगी, अखंडता बरकरार रहेगी। जो हम बचपन से सुनते आ रहे कि स्वर्ण युग था, सोने का धूर निकलता था, इस प्रकार से जो हम बातें सुनते थे वो इतिहास भी गवाह है, जो सच था। आपसी मेल न खाने के कारण हम आपस में बट गए। जो 1921 में 1 साल डॉक्टर हेडगेवार जेल में थे, तब उन्होंने चिंतन किया, जबकि डॉक्टर हेडगेवार भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, फिर भी उन्होंने ये चिंतन किया कि हजारों साल पारतंत्र में है, हजारों साल अपने ऊपर कोई ना कोई राज कर रहा है, उसका मूलभूत कारण ढूंढने की आवश्यकता है। और 1925 में सबसे आसान तरीका, 4 लोगों को इकट्ठा करो, खेलकूद करो, देशभक्ति पर गाने गाओ, अपने इतिहास के पन्नों को पीछे से आगे लाओ और जो जो प्रेरणादायी इतिहास है उसको उजागर करके अपने आने वाले पीढ़ी को बांटो और उनको देशभक्ति का एक पाठ पढ़ाओ। ऐसे उनके दिल में आ गया। इसके लिए 1925 में संघ की स्थापना होगी, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आज बराबर 100 साल हो गए। पूजनीय गुरुजी हमेशा बोलते थे, जो द्वितीय सरसंघ चलक थे, कि संघों को जल्दी से जल्दी बंद करना है। बहुत पत्रकार मित्र पूछते थे कि आप तो संघ के प्रमुख हैं और बात करते हैं कि संघ को बंद करना है। तो उनके मन में ये भाव था, सुजलाम सुफलाम इस धरती को मानने वाला व्यक्ति, इस देश को भला समझने वाला या भला करने वाला व्यक्ति अगर निर्माण हो जाए तो संघ को कोई शौक नहीं है अपनी आइडेंटिटी अलग रखने की। मुझे लगता है इस बात पर ताली बजना बहुत जरूरी है कि ऐसी दुनिया में एक संस्था होगी कि वो चाहती है कि हमारा काम मिट जावे, हमारा काम मिट जावे, यानी सारा देश जो हम चाहते हैं, हम यानी जो इस देश की मांग है वो चाहते हैं, वैसा अगर बन जावे तो अलग आइडेंटिटी
रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए 100 साल होने के बाद बस्ती बस्ती में कल का जो रक्षाबंधन का उत्सव था वो बस्ती बस्ती में हुआ। मुझे गर्व और आनंद है कि हम राजा साहब को भी कल रक्षाबंधन कर सके और इस प्रकार से कार्य हमारा चलता रहा है। बहुत लंबा चौड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो सारे दिग्गज वक्ता आज यहाँ पे प्रस्तुत हुए वो अपने आप में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो कला के क्षेत्र में मैं एक ही कहना चाहता हूँ, जिसको स्टैंड अप कॉमेडी बोलते हैं, हमने बीच में ही 6 महीने पहले स्टैंड अप कॉमेडी के खिलाफ संस्कार भारती ने आवाज़ उठाया। पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब ये नहीं कि हमारे देव देवताओं की मजाक उड़ाओ, हमारे धर्म की मजाक उड़ाओ। अब वो दिन चले गए हैं। धर्म और संस्कृति और सनातन धर्म के ऊपर किसी ने भी टिप्पणी नहीं करनी है और जो टिप्पणी करेंगे उसको हम छोड़ेंगे नहीं यानी मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर ना। छोड़ेंगे नहीं कि बहुत सारे तरीका है, अच्छे भी तरीके हैं। जिसको जोड़ना तोड़ना है वो करते रहेगा, वो हमारा काम नहीं है। संस्कार भारतीय कला क्षेत्र से काम करने वाली संस्था है, तो संस्कृति के साथ संस्कृति के गान गाकर या उनको अच्छा संदेश देकर हम आगे बढ़ेंगे। एक ही कार्यक्रम मैं नासिक में किया हुआ बताता हूँ, आज से 5 साल पहले, जो देश के हर कोने में होना चाहिए इस कार्यक्रम को प्रेरणा लेकर। जिस हमारे महाराष्ट्र में आपको मालूम है, उसको बिना बताए भी आपको मालूम, जब भी हमारे यहाँ खड़क अटैक हो जाता है तो समझने का कि किसी की राजकीय इच्छा जागृत हुई है, वो अपने आप को हिंदू भी नहीं समझता है। तो जिस समय खड़क अटैक हो गया था तो 6 साल पहले हमने नासिक में एक कार्यक्रम लिया था, वो जो आपको सभी को करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। हम भारतवासी, नासिक निवासी, इतना अच्छा कार्यक्रम था। हमने 16 राज्यों के लोगों को इकट्ठा किया था, वर्कर से लेके मैनेजर तक। हर एक की खान पान की व्यवस्था अलग अलग उन्हीं के प्रांत से की थी। 4.5 घंटे में से 3 घंटा तो खान पान की व्यवस्था थी, क्योंकि हर एक प्रांत का खान पान की व्यवस्था वहाँ पे थी। और एक अपने यहाँ बाबा मौर्य करके, जो भारत माँ की आरती कहते हैं, उनको बुलाकर भारत माँ की आरती हुई। हम भारतवासी, नासिक निवासी आपस में भाईचारा के लिए ये सारा कार्यक्रम किया था। और उस दिन से हो सकता है कि नासिक का चित्र बदल गया है। आज की इस कार्यक्रम की प्रेरणा लेकर मैं सभी को आग्रह करूँगा कि हम भारतवासी, अपने अपने जगह के निवासी, इस प्रकार से हम कार्यक्रम करें। इनका आकाश जी का आग्रह था कि 1-2 पंक्ति तो होनी चाहिए, जो राजा जी के यहाँ भी हो गई थी। एक तो मराठी में है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कन्नड़ा छत्तीसगढ़ के साथ मराठी को भी जोड़ दीजिए। आपुल्याच हाथाने घडवू भवितव्याचे शिल्प नवे, देशासाठी कर्तृत्वाचे सर्वस्वाचे दान हवे। मुझे लगता है एकदम सरल अर्थ है। हमारे हाथ से ही हम भवितव्य गठित करने वाले हैं और देश के लिए हमारे कर्तृत्व को और सर्वस्व को दान करने की आशा है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। ऐसे लगभग मुझे 200 गाने आते हैं। धन्यवाद। पुनः ज़ोरदार तालियां हम चाहेंगे श्री रवि बेड़ेकर जी के लिए, जिन्होंने बहुत ही सरल, सहज और प्रभावी स्वरूप में अपनी बात रखी। और निश्चित तौर पे इन्होंने जो बात कही है कि सर्व संभाव, सब एकता के साथ जुड़े रहें। आदरणीय राजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके आगमन के लिए। और ये आयोजन इसी तारतम्य में आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो हमारी भावनाओं को जोड़ते हुए मनोरंजक स्वरूप में कहानी कहता है, किस्से कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंचलिक
क्षेत्रीय सिनेमा का दौर है और निश्चित तौर पे हम खुशनसीब हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ कहीं दे पे संदेश जो फिल्म से शुरू हुई थी अब अपने 25वें बरस के साथ है। कहीं दे पे संदेश बहुत पहले शूट हुआ था लगभग 60 के दशक में, और वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म में सामाजिक स्वदेश्यता को लेकर एक फिल्म बनाई गई थी जो कि जिसके गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे, गुनगुनाए थे और बहुत प्यारे प्यारे गाने थे उसमें। अभी का जो सिनेमा है हमारी राज्य स्थापना के बाद से लगभग 25 वर्षों में आगे बढ़ा है। मैं हमारे बीच में आप सभी की ओर से जिन्होंने न केवल अपनी लेखनी से, अपने कुशल निर्देशन से छत्तीसगढ़ी सिनेमा जिसे हम छॉलीवुड कहते हैं, हिंदी सिनेमा बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा को हम छॉलीवुड कहते हैं। छॉलीवुड से मशहूर निर्देशक और लेखक गंगा सागर पांडा जी को मैं बुलाना चाहूँगा, जिनकी फिल्म वैदेही जो स्त्री पे बेस्ड थी, महिला की कहानी थी, वो बहुत ही शानदार रही। साथ ही साथ उन्होंने फिल्म बनाई जवानी जिंदाबाद, और आने वाली फिल्म है जिन्हों हम बात करते हैं वो है बली। तो श्री गंगा सागर पांडा जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। साथ ही रीतिका यादव जी हमारे बीच हैं जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री हैं। आप भी कृपया मंच पे आ जाएं क्योंकि आप दोनों छत्तीसगढ़ी सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक बार छत्तीसगढ़ी सिनेमा होते तो जोर से हमन कहो छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया बने, ताली बजाऊ भाई। मोला अच्छा लगता है कि कोई भी भाषा के कार्यक्रम हो, कोई भी आयोजन हो, कहीं ना कहीं हमार आत्मीयता बहुत ज़रूरी है। तो छत्तीसगढ़ी में हमन कथन छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। तो आओ छत्तीसगढ़ी सिनेमा के परिवार से जुड़ाव के बीच, मतलब भाषा जो होती है कहीं ना कहीं हमें सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ती है, जीवन में एक सरलता, सहजता और बेहतरीनपन लेके आती है, चाहे वो मनोरंजक स्वरूप हो। स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा आकाश वर्मा जी से और साथ ही सीमा जी से, और ये प्यारा सा अभिवादन का पल है हमारे छत्तीसगढ़ में ही, हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े, और आकाश जी और उनका पूरा परिवार इस आयोजन को सफल बना रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ के लिए हर उम्मीद से बढ़ता हमारा छत्तीसगढ़ आपके साथ जुड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन श्री गंगा सागर पांडा जी, रीतिका यादव जी का। और गंगा सागर पांडा जी छत्तीसगढ़ी सिनेमा और भाषा के साथ जो माधुर्य है, जो कहानी कहने की जो यहाँ का जो लहजा है, मया का अर्थ होता है, मया मतलब प्रेम, तो प्रेम पे आधारित है। हल्के फुल्के अंदाज में कर्मा, ददरिया, सुआ, पंथी के जो वानगी हमें देखने को मिलती है। आपके बीच श्री गंगा सागर पांडा जी, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। धन्यवाद नमित भैया, अच्छा खासा मित्रता का फर्ज निभाया आपने जो लंबा चौड़ा आपने लिस्ट दिया। आदरणीय कार्यक्रम आयोजक महोदय आकाश जी, सीमा भाभी, यहाँ उपस्थित समस्त सम्मान सुसज्जित सज्जन, मेरे ज्ञान स्रोत के प्रणेता, मेरे गुरुजन हैं, जो मैंने इतने सारे ज्ञान की बातें आज मैंने सुना, जो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम था, क्योंकि हम लोग एक काल्पनिक चीज़ों को लिखते हैं, कल्पना के आधार पे हम लोग पेन पकड़ते हैं, और जो हमको चीज़ें दिखती जाती है समाज के थ्रू ही वो हम लिखना शुरू कर देते हैं। कई चीज़ें हम जानकारी से अनभिज्ञ रहते हैं। मुझे आकाश भैया ने कहा था कि एक कन्नड़ और छत्तीसगढ़ दो भाषाओं का एक समावेश हो रहा है जहां आपको आना है, और भैया से मैंने वीडियो कॉल पे ही बात किया था, पर्सनली कभी मुलाकात हुई नहीं थी, मुलाकात यहाँ आने के बाद हुई। भाषा, मुझे नहीं लगता कि किसी भाषा का सम्मेलन या भाषा का समावेश या भाषा का वो या भाषा ये, भाषा उसका, भाषा ये, एक्चुअल में संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए जो शब्द का व्याकरण चयन किया जाता है वही भाषा है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर संवेदनाएं प्रकट करनी है किसी को, जो बच्चे को अगर बोली नहीं आती है उसको भी संवेदनाएं उसकी माँ समझ लेती है। बड़े होने के बाद जो चीज़ें हम उसको प्रारूप नहीं दे पाते हैं उसके लिए हमको व्याकरण की जरूरत पड़ती है, और उसी शब्द को उसका जो हम अर्थ निकालते हैं वो शब्द के रूप में भाषा को प्रेरित कर देते हैं। मेरी बात करें तो मैं तो छत्तीसगढ़ के उस हिस्से से आता हूँ जो उड़ीसा का बॉर्डर कहलाता है। महाराष्ट्र में मैंने काम किया है, आपने देखा होगा पवित्र रिश्ता कुमकुम भाग्य जो मैंने लिखा उस दौर पे मैंने मराठी भी मुझे आती है, मैं यहाँ खड़े होकर मराठी भी बोल सकता हूँ, ओडिया में मुझे कथा भी लागी पारूँ और छत्तीसगढ़ में मैं यहाँ गोठिया सकता हूँ। तो मेरे लिए तो भाषा मेरे में समाया हुआ है, मेरे लिए कोई अलग अलग चीज़ें है नहीं। मैं रायगढ़ बेल्ट से आता हूँ जो बॉर्डर है,
जहाँ छत्तीसगढ़ी की मैं हरियाली मनाता हूँ तो उड़ीसा का नवाखाई भी मनाता हूँ। और दोनों ही फसल और धान, अपने कृषि औजार, इसकी पूजा का वो त्यौहार होता है और दोनों ही उसी प्रारूप से मनाया जाता है। तो मुझे तो कोई फ़र्क दिखता नहीं कि वहाँ के लोग अलग होते हैं, यहाँ के लोग ये अलग होते हैं या वहाँ के लोग अलग होते हैं, सारे सेम हैं। क्यों भाषा के रूप में किसी को बांटा जा रहा है, ये समझ से परे विषय है। मैं जिस विधा से आता हूं, अगर मैं उसकी बात करूं तो शायद फिल्मी ही एक विषय है या ऐसे जगह है जहां पे सारे पक्ष को एक साथ लेके आता है। अगर मैं कोई कैरेक्टर लिखता हूं और उस कैरेक्टर साउथ इंडियन है तो मुझे उसका बोल चाल, बॉडी लैंग्वेज मुझे वही देनी पड़ेगी। अगर मुझे पंजाबी अगर कोई कैरेक्टर लिखना है कि हीरोइन का बाप पंजाबी है तो मुझे वही कैरेक्टर डिजाइन करना पड़ेगा। मुझे एक कहानी में कई प्रारूप गढ़ने पड़ेंगे। तब तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं छत्तीसगढ़ी बना रहा हूं तो जो पंजाबी है वो छत्तीसगढ़ी ही बोले। वीर जी आप ना बोलते होंगे, आप अपने जो पंजाबी से बात करते होंगे तो पंजाबी बात करते होंगे, और क्यों किसी के लिए प्रतिबद्धता हो कि आपको यही बोलना पड़ेगा। भाषा है, सबकी है, अपनी है, मर्यादित है। भाषा मर्यादित हो चाहे कोई भी हो, भाषा सबके लिए बनी है। अपने अपने भाषा पे बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबका समावेश है। और मैं शुरुआत में बैठा था तो मैं तो कन्नड़ के बारे में उतना नहीं जानता था जितना बताया गया, तो मैं तो खुश हो गया कि यार ये चीज़ें हुई है कन्नड़ से, यहाँ से वैज्ञानिक गए हैं, यहाँ से आर्मी वाले गए हैं, यहाँ से वो गए हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर रहा, मुंबई में रहना ज़्यादा हो गया। हाँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि हमारे यहाँ की एक महिला छोटी सी कोई धुनकी वाला बाजा भी लेके खड़ी हो जाती है ना, तो पंडवानी गा के जापान से आने के बाद वो पद्मश्री उठा के ले आती है। इतना तो मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में पता है। इतना मुझे पता है कि एक संगीत विद्यालय खुलता है तो उस संगीत विद्यालय से लता मंगेशकर और कुमार सानू पैदा हो जाते हैं या सोनू निगम निकल आते हैं, वो हमारे खैरागढ़ है। इतना तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी है कि जहाँ छोटी छोटी चीज़ें पे हम लोग खुश हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में इतना तो मालूम है कि पान पन्ही पालागी ये हमारा संस्कार है, ये हम एक दूसरे से जोड़ के करते हैं। पहला छत्तीसगढ़ हमारा राज्य ऐसा होगा जो ना पानी का प्रलय होता है, ना भूकंप आता है, ना ज्वालामुखी होता है, ना कुछ होता है। हम सब प्यार से रहते हैं और कारण इसलिए है कि प्रकृति शायद इसलिए कहर नहीं ढाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ के हर एक जनता प्रकृति की पूजा करता है, चाहे वो कहीं नदी को देवी के रूप में, कहीं पहाड़ को देवता के रूप में, फसल को त्यौहार के रूप में, तो कहीं ना कहीं हर कुछ कुछ न कुछ प्रकृति की पूजा करता है। प्रकृति भी हमारे यहाँ कहर नहीं ढाती, बोलती यार इनको तो छोड़ो, ये तो हमको पूजा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना वो छत्तीसगढ़ बढ़िया है, पर्याप्त है। और यहाँ एक मेज़बान की तरह, मेहमान की तरह नहीं, क्योंकि मेरे कन्नड़ के अगर भाई बंधु यहाँ मौजूद हैं, और ख़ास करके मैं दो चीज़ों की वजह से थोड़ा सा डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। एक, फिल्म वाला हूँ तो एक सेंसर की मैडम बैठी हुई हैं, तो हमारी कोई ऐसी तैसी फेर सकता है तो सेंसर वाले फेरते हैं, हमारे किए धरे पे पानी फेरते हैं तो सेंसर वाले फेरते हैं। और दूसरा वो जिनकी मैं देखते रहता हूँ न्यूज़, तो ये अच्छे अच्छे नेताओं को ना छोड़ें, हम तो फिल्में करें। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें होती हैं। मैं एक मेहमान की तरह नहीं, एक मेज़बान की तरह बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इतना आश्वस्त करता हूँ कि आप जब भी, चाहे कनाडा हो या आकाश भी, या आपको भी बताऊँ, चाहे आप कनाडा को लेकर आए, छत्तीसगढ़ में जब भी आप चाहे मलयालम लेके आएँ, गुजराती लेके आएँ, मराठी लेके आएँ, किसी भी भाषा का समावेश करें, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की कला सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो बस इतना बोलूँगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये स्लोगन जिसने भी दिया है ना गलत नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ तो वो है कि अपने पेट का निवाला भी निकाल कर रख देते हैं आदमी। यहाँ लड़ाई झगड़ा का कोई वो जगह नहीं है, प्यार से रहते हैं और प्यार ही मिलेगा आपको। और निश्चिंत आप जिस छत के तले हैं, जिस छत्तीसगढ़ के तले अगर कन्नड़वासी भी हम हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, ना आपके पास प्राकृतिक आपदा है, ना आपके पास भौतिक आपदा है। आपके पास कुछ है तो हम लोग हैं, प्रेम है, और पूरी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री आकाश जी आपके साथ है। आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सर। भाई देखिए, इतने सरल और देखिए, फिल्म मनोरंजन का माध्यम भले हो,
सामाजिक सौदेशिता की ज़रूरत होती है, लेकिन गंगा सागर पांडा जी ने मौलिक स्वरूप में अपनी बात रखी। एक बार जोरदार ताली, छत्तीसगढ़ी में कहूँ तो बने जोरदार ताली बजा दे वाह। गंगा सागर पांडा जी की अपकमिंग जो फिल्म है बली, बहुत ही शानदार फिल्म बनी है, उसका फर्स्ट लुक हम आप सबके बीच शेयर करने वाले हैं। देखिए, सिनेमा ना सिर्फ हमें मनोरंजन लेके आती है और एक पुल, एक ब्रिज का काम करती है जब हम जुड़ते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ टेक्निकल टीम अगर रेडी है तो फर्स्ट लुक प्रेजेंट कर रहे हैं फिल्म बली, छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म। विपरीताश्चेत् राक्षसा एव केवलम्। जोरदार तालियां। ये हॉरर छत्तीसगढ़ी फिल्म है बली। जब फर्स्ट लुक आपने देखा, गंगा सागर पांडा जी से हम फिल्म को लेके 2 शब्द चाहेंगे और रितिका जी से भी हम चाहेंगे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति भाखा पे अपनी बात रखेंगे संक्षिप्त में। आइए गंगा जी। जी हाँ, डरा रहे हैं, वही यहाँ बोल रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, फिल्मों से डरा रहे हैं। आकाश जी को हम बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अभी डबिंग का भी प्रचलन चला है, तो छत्तीसगढ़ी भाखा की जो फिल्में बनती है उड़िया में भी बन रही है, OTT प्लेटफॉर्म्स में बांग्ला और भी दूसरे गुजराती और दूसरे राज्यों की भाषाओं पे भी डब किए जा रहे हैं। गंगा जी क्या कहेंगे? थैंक यू भैया। बली जो आपने क्वेश्चन किया उसी को पहले ही कर देता हूँ कि बली जो है 11 भाषाओं में हो रही है सर। तो 11 भाषाओं पे आ रही है बली और डेफिनेटली वो कन्नड़ में भी होगी। और बता दूं, ये जो आपने काट छांट देखा, ये भी हम शिक्षा के लिए बना रहे हैं। जो कई आपने केस देखा होगा कि अंधविश्वास के चक्कर में किसी ने बच्चे को मार दिया, किसी ने किसी की बलि चढ़ा दी, किसी ने किसी का हत्या कर दिया। हम उस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं कि भक्ति अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, संस्कार अपनी जगह है, लेकिन अंधविश्वास वो गलत जगह है। वो चीज़ नहीं हो सकता समाज में, उसको हम लेके आ रहे हैं और उसी पे आधारित हमारी ये फिल्म है बली। जो सनातन के कुछ चीज़ों को लेके हम आ रहे हैं कि सनातन के रूप में जो कुछ चीज़ों को जो गलत परोसा जाता है वो एक्चुअल में सनातन का प्रारूप नहीं है। किसी का हत्या सनातन नहीं बोलता, बस उसी को लेके आ रहे हैं। और बहुत जल्द ये फिल्म आ रही है 8 मई 2026 को और 11 भाषाओं में आएगी। थैंक यू, आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा सागर पांडा जी, अग्रिम शुभकामनाएं। 11 भाषाओं में फिल्म आने वाली है और इस बीच संस्कृति की हम बात कर रहे हैं तो हम निवेदन करेंगे मंच पर, मैं आप सभी के बीच इस खुशियों के बेहद प्यारे पल में हम आगे बढ़ें। अगला सत्र शुरू होने में थोड़ा समय है, उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर जयमती कश्यप जी को। इस आयोजन को लेके अपनी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं ज़रूर प्रेषित करें। संक्षिप्त अवसर है, इसके पश्चात हम टी ब्रेक करेंगे। टी ब्रेक के बाद मीडिया संवाद होगा आप सबके साथ। आप सभी को जुहार। मैं सबसे पहले तो इस माटी की हूँ और यहाँ के बोली से मैं शुरू करना चाहती हूँ।
मैं गोंडी परिवेश से हूँ, गोंडी बोलती हूँ, इसीलिए गोंडी में आप सभी लोगों को अभिवादन करती हूँ। वो कन्नड़ से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिलता है, वो तेलुगु से भी मिलता है, तमिल से भी बहुत कुछ ऐसा एक छोटी छोटी सी बातें हैं जो मिलता है। तो आप सब लोग कन्नड़ा से आए, वो लोग इसको समझ सकते हैं। मीकी नावा जुहार बस्तर भूमिते मीरवातीर मीकी डकाय जुहार मावयाया दंतेश्वरी अदिन ಈಗ ಬಂತು तो अगद वातीर मिकिन जमाई तोरकिन जय सेवा जय जोहार। आप इस कार्यक्रम में मुझे भैया जी के माध्यम से बुलाया कि कल ही मुझे पता चला कि जगदलपुर जाना है, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो हम लोग बहुत बस्तर के जो लोग हैं बहुत बाहर जो है बहुत कम जाते हैं और हमारे जैसे लोगों को अवसर भी नहीं मिलता है कि दूसरे प्रांत में जाएं ऐसा। लेकिन मुझे बुलाया गया तो मुझे लगा कि चलो वो दूसरे प्रांत से हमारे प्रांत में आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे बस्तर में आ रहे हैं, तो मैं मिलने के लिए अवश्य जाऊँगी बोल के। और ये आने के बाद हम कहीं पर भी जाते हैं तो ये जो जितने भी बस्तर के लोग बाहर नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ आते हैं, हम उन सबको हम अपने परिवार जैसा ही मानते हैं। कभी भी जनजाति जो परिवार है भारत के लोगों को कभी भी अलग नहीं मानता है, अपना मानता है। तो जितने भी कन्नड़ से जो लोग आए हैं वो मेरे बस्तर में आए हैं और बस्तरवासी आप सभी लोगों को बहुत स्वागत करता है और अपना परिवार मानता है। पुनः आते रहिए, बस इतना कहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। बस्तर के लिए कहा जाता है आमचो बस्तर खूबे सुंदर, मतलब हमारा जो बस्तर है सबसे प्यारा है, सबसे सुंदर है। और बस्तर की जो हसीन वादियां हैं, चाहे जो रोड साइड से जो ट्रैवलिंग करके आए हैं उन्होंने देखा होगा केसकाल की जो 12 भावर की जो घाटी है और भी बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं। सांस्कृतिक धरोहर तो यहाँ है ही, प्राकृतिक धरोहर वनाच्छादित क्षेत्र है। हमारा छत्तीसगढ़ 46% का जो क्षेत्र है वनाच्छादित है। यहाँ के जो मिनरल्स हैं, यहाँ की जो इमली की हम बात करें, जगदलपुर जो क्षेत्र है यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है, इमली का बाज़ार है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से इमली दूसरे देशों में भेजी जाती है। छत्तीसगढ़ की जो चावल की किस्में हैं लगभग 250 से ज़्यादा किस्में चावल की है जो अलग अलग जगहों पे भेजी जाती है। हमारा राज्य बिजली सरप्लस राज्य है, यहाँ से बिजली जो है दूसरे राज्यों को भेजी जाती है। कहीं ना कहीं तो छत्तीसगढ़ हालांकि नवागंतुक राज्य है, 25 साल हुए हैं इस राज्य की स्थापना में, लेकिन ये आयोजन भी इस स्थापना को एक मील का पत्थर बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सत्र के लिए मैं बुलाना चाहूँगा, रायपुर से हमारे बीच पधारे हुए हैं डीपी गोस्वामी जी। आप डायरेक्टर हैं सैनिक स्कूल से, और छत्तीसगढ़ का जो योगदान है सैनिक स्कूल और मिलिट्री सेवाओं में कैसा सुखद अवसर हो सकता है, इस विषय पे अपनी बात रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ डीपी गोस्वामी जी। नमस्कार सभी को। यहाँ पर मैं डीपी गोस्वामी रायपुर से सैनिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी झिझक हो रही है बोलने में। झिझक क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने बुद्धिजीवी जो लोग बैठे हुए हैं। मैं तो छोटे बच्चों को पालता हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के सामने बात कहना मेरे लिए एक थोड़ी सी कठिन हो सकती है। फिर भी मैं अपनी इस छोटी सी ज्ञान को जो भी मेरे मस्तिष्क में है उसे मैं निछावर करना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष, और मैं यहाँ पर आए हुए सभी आगंतुकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो भाषा को लेकर दिया गया है, और ये जो संवाद है मेरे लिए इस प्रकार का मंच पहली बार मिला है जिसमें कर्नाटक से भी कन्नड़ और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर संवाद रखा गया है। भाषा की अगर मुझे समझ की बात करूं तो बच्चा जब पैरों में खड़ा होना चाहता है, खड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले उसके जुबान से जो शब्द निकलता है वो माँ है, और वही माँ उसका भाषा हो जाता है, वही शब्द भाषा हो जाता है। तो भाषा की समझ को अगर देखा जाए तो भाषा एक संपर्क का माध्यम है जिसे लेकर हम लड़े नहीं, झगड़े नहीं। भाषा किसी राष्ट्र की अगर हम बात करें वो आत्मा होती है।
हम भारत जैसे देश की बात करें जहाँ हर किलोमीटर में भाषा बोली बदल जाती है, रहन सहन वेशभूषा बदल जाती है, प्रथाएं बदल जाती है, फिर भी अगर हम बात करें सभी की संवेदनाओं की, भावनाओं की, सबकी भावनाएं और संवेदनाएं एक होती है, और वो है राष्ट्र प्रेम की भावना, और वो है देश प्रेम की भावना। इसी को लेकर एक हमारे मैं राष्ट्रवादी एक व्यक्तित्व के बारे में मैं बताना चाहूँगा। 1937 में डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे जी ने एक शिक्षा को लेकर एक पहल स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमें भारत को बदलना है या भारत को आगे ले जाना है तो बच्चों में, युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत करना है, और ये देश प्रेम की भावना शिक्षा से ही आएगी। इन्हीं उद्देश्य को लेकर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल जैसे स्कूल की स्थापना के लिए उन्होंने जोर दिया, और भोसले स्कूल जैसे उन्होंने नागपुर में स्थापित किया। महाराष्ट्र में भोसले स्कूल के नाम से काफ़ी फेमस है मिलिट्री स्कूल, क्योंकि हाँ पूरे महाराष्ट्र में फेमस है और इसके साथ साथ पूरे देश में पॉपुलर है। और इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को लेकर बीड़ा उठाया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है गर्ल्स एजुकेशन को लेकर, क्योंकि आजकल देखा गया है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने भी गर्ल्स को आर्मी में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने के बाद ही स्टार्ट किया गया पहल। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में एनडीए हो, सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, ऐसे में गर्ल्स को एंट्री दिया गया। पहले नहीं होता था। आज भी इनकी जो परसेंटेज की बात करूँ तो 10% है, फिर भी आज भी इनको समय और वहाँ पर अवसर देने की अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पर हम गर्ल्स एजुकेशन की बात को लेकर आते हैं सैनिक मिलिट्री में, तो आज अवसर दिया जा रहा है इनको, और इसी को लेकर मुंजे जी ने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ओपन किया। आज देखा जाए पूरे भारत में 33 सैनिक स्कूल्स हैं। सैनिक स्कूल में शिक्षा का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ उसको सैनिक बनना होता है? नहीं, वहाँ शिक्षा का मतलब होता है एक अच्छा इंसान बनाना, उसमें बचपन से देश प्रेम की भावना जागृत करना। और जब कोई बच्चा बचपन से क्लास 5th से 6th से अगर देश प्रेम की भावना उसके अंदर आता है तो वो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं, उसका भविष्य कभी अंधकार नहीं होगा, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होगा। और जिस देश के ये नागरिक होंगे, जिस देश के ये बच्चा होगा, जिस देश के ये युवा होगा, वो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और यहीं पर मैं अपना वाणी विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं जिससे मैं सुन सकूं और महसूस कर सकूं, और जो भी नॉलेज है आप लोगों का वो मैं आत्मसात कर सकूं। और यहीं पर मैं अपना वाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी का और सीमा मैम का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी गोस्वामी जी। हम निवेदन करेंगे, प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। सीमा जी से मैं निवेदन करूंगा पुष्पगुच्छ के साथ आप स्वागत करें, अभिवादन करें डीपी गोस्वामी जी का, डायरेक्टर सैनिक स्कूल रायपुर। साथ में ऋग्वी भी वेलकम के लिए आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही टी ब्रेक कंटिन्यूटी में चलेगा, मतलब आप तक चाय पहुंच जाएगी और हमारा सत्र उसको भी हम ब्रेक नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न जो अंग है या अवयव है वो तो हम सांस्कृतिक मूल्यों के साथ देख पाते हैं, लेकिन जो चौथा स्तंभ है जो है मीडिया, चाहे वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया का अभी जो नया स्वरूप जुड़ा है, मीडिया की जो जिम्मेदारी है, मीडिया की वजह से ही हम अंतिम व्यक्ति तक जानकारी पहुंचा पाते हैं। और ये नैतिकता भी है कि सही खबर, सटीक खबर और वास्तविक खबर पहुंचे। अगला सत्र मीडिया से जुड़ा आत्मचिंतन का होगा, सांस्कृतिक एकता में प्रेस की भूमिका, आत्मचिंतन। इस विषय पर सबसे पहले आप सभी के बीच हम, साथ ही जितने भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे क्षेत्रीय जो साथी आए हैं उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें, अभिवादन करें। मैं निवेदन करूंगा आप सभी के बीच मंच पर श्री जयदीप कार्निक जी, सीनियर जर्नलिस्ट एंड हेड ऑफ डिजिटल, अमर उजाला। सर चाय के साथ आएंगे, चाय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो चाय लेते हुए हम उस वे पे बातचीत करेंगे। अच्छा चलिए पहले ब्रेक ले ले,
पहले अब सभी से हम निवेदन करेंगे, 5 से 10 मिनट का हम चाय ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम सत्र चालू करेंगे। सभी से निवेदन है, चाय लेके आप अपनी जगह पे बैठ जाएं ताकि हम सत्र को बिना डिस्टर्ब किए कंटिन्यूटी पे रखेंगे। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। तो आप सभी चाय के लिए आमंत्रित हैं और श्री जयदीप कार्निक जी के तुरंत पश्चात श्री सुमित अवस्थी जी का सत्र होगा। तो हम निश्चित तौर पे आप सभी से चाहेंगे जाना नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। और जो लाइव एंड एक्सक्लूसिव दिस संवाद के माध्यम से देख रहे हैं उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। बस्तर जगदलपुर में चित्रकूट कन्नड़ा छत्तीसगढ़ी संगमा का ये अभूतपूर्व आयोजन है जहां आप सभी जुड़े हैं, जो यूट्यूब पे डिजिटल देख रहे हैं, जो फिजिकली यहाँ पे उपस्थित हैं, हम सभी का हार्दिक वेलकम कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। जय जोहार, स्वागत है। तो स्टे ट्यून, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे अपने अगले सत्र के साथ। और उसके पश्चात जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं, यक्षगना की प्रस्तुति होगी और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ से महाभारत का जो पंडवानी का जो शैली है, हमारे छत्तीसगढ़ की कहानी कहने का जो अंदाज है वो भी होगा और भी बहुत कुछ अभी बाकी है। सो